नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का और सबसे पहले बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। सकरी गोलीकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिलासपुर पुलिस मामले का खुलासा कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी गोलीकांड का खुलासा कर रहे हैं। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में पुलिस का एक खुलासा, पिता और भाई ने हत्या की साजिश रची है। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है। एसएसपी पारुल माथुर ने खुलासा किया है। दिल्ली और लखनऊ पुलिस के सहयोग से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कपिल त्रिपाठी और सुमित निर्मलकर काठमांडू भाग रहे थे। पुलिस ने काठमांडू जाने वाली बस से कपिल और सुमित को गिरफ्तार किया है। 14 दिसंबर को शाम को संजू त्रिपाठी की हत्या हुई थी। सकरी बाईपास के पास की घटना। हिस्ट्री शीटर बदमाश की हत्या, ताबड़तोड़ गोली मारकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। नहीं कुछ वही नहीं, एक मिनट। जो एलेंट्रा गाड़ी है उसमें अमन गुप्ता, ये अमन गुप्ता की ही एलेंट्रा गाड़ी है। इसमें अमन गुप्ता के तो बड़े अधिकारी गोलीकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपी जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि काठमांडू भागने की फिराक में आरोपी थे। उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को बस से पकड़ा है। ताबड़तोड़ जो एक आई विटनेस है उसने एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक नीली गाड़ी थी और एक वाइट डिजायर थी। ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि एक नीली बलेनो हमें पोनी गांव में प्राप्त भी हुई। उस नीली बलेनो में मैडम रवि तिवारी भी आरोपी बना है क्या? रवि तिवारी इसमें आरोपी बना है, बिल्कुल। हाँ, बलेनो गाड़ी में दो शूटर्स बैठे थे। यही लोग ये गाड़ी चला रहे थे। डिजायर गाड़ी में 3 शूटर्स बैठे थे। इनके साथ आशीष तिवारी और राजेंद्र ठाकुर ये बैठे थे। राजेंद्र ठाकुर सुमित निर्मलकर का काफी खास दोस्त है और उसके साथ शुरू में रहा भी है। ये भी सभी आरोपी हैं हमारे। इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राजेंद्र ठाकुर, आशीष और 3 शूटर्स पहले से ही डिजायर में वहां पे वेट कर रहे थे। और जैसा कि आप लोग ने देखा होगा घटनास्थल के मतलब जहां गाड़ी रुकी उसके जस्ट सामने एक स्पीड ब्रेकर था। तो उसी चीज़ को का उन्होंने बेनिफिट उठाते हुए गाड़ी को थोड़ा सा सामने अड़ाया। दूसरी तरफ से बलेनो गाड़ी आई और दोनों साइड से इसमें शूटिंग हुई। इसके जस्ट बाद जो डिजायर गाड़ी है वो तो देखिए, पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है और जिस प्रकार जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि 2 गाड़ियां जिसमें सवार होकर शूटर्स वहां पर पहुंचे। कुल मिलाकर 5 आरोपी जो कि पूरी वारदात में अंजाम देने में जुटे हुए थे। 2 आरोपी जिन्हें काठमांडू की बस से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है पुलिस को। एसएसपी पारुल माथुर इस पूरे वारदात के बारे में जानकारी दे रही थी। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, पुलिस की तरफ से क्या कुछ खुलासा अभी तक इस पूरी वारदात पर? देखिए, अब से कुछ देर पहले पारुल माथुर एसएसपी जो है बिलासपुर की, उनके द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। और पूरी जो घटनाक्रम है उसके बारे में अगर बताएं तो लगभग 1 महीने तक ये की गई पूरे घटना को अंजाम देने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो शूटर्स थे वो यूपी से 3 बार अलग अलग उसमें आए थे और पहले उन्होंने रैकी की और एक पार्टी राजी हुई, फिर दूसरी पार्टी ने मना कर दिया। तो ऐसा चलता रहा सारी चीजों में। और जैसा पुलिस बता रही है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और बताया जा रहा है कि सुमित निर्मलकर और कपिल त्रिपाठी ये दोनों घटना के वक्त मौजूद नहीं थे। इनका अलग अलग ये लोग मिले थे। पहले यहाँ से कपिल त्रिपाठी घटना जैसे ही हुई उसके बाद 4:23 पर उसे मदद की कुछ लोगों ने और वो उसके जरिए भिलाई तक पहुंचा और वहां पर फिर उसके बाद दूसरी तरफ से सुमित निर्मलकर जो उसकी मित्र है कपिल त्रिपाठी का, वो वहां पर मिले। और उसके बाद ये लोग भोपाल तक पहुंचे ट्रेन के जरिए। भोपाल के बाद फिर ये लोग इंदौर पहुंचे और इंदौर के बाद फिर इनका रूट दिल्ली का और दिल्ली के बाद फिर ये लखनऊ और उसके बाद काठमांडू की बस में सवार हुए थे काठमांडू जाने के लिए। क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट कर रही थी उस पूरे मामले के लिए। उसमें छत्तीसगढ़, यूपी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस थी। और सबसे जो सहयोग किया दिल्ली पुलिस ने कि जब से ट्रेस किया गया पुलिस के द्वारा और ये बताया गया कि काठमांडू की बस में, चूंकि कपिल त्रिपाठी अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ करके रखा हुआ था और सुमित निर्मलकर ने भी स्विच ऑफ किया हुआ था। ये लोग वाईफाई के जरिए जो ऑटो चालक हैं या जिनसे हायर कर रहे थे टैक्सी, उनके मोबाइल के जरिए ये लोग जो है अपना सफर तय कर रहे थे और पुलिस उसको लगातार ट्रेस कर रही थी। और जैसे ये काठमांडू की बस में सवार हुए उसके बाद जैसे ही लोकेशन मिली उसके बाद दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इनको वहीं से बस के वहां से पूछा
अभी पुलिस जो है कपिल त्रिपाठी और उनके पिता को लेकर आई है। अभी हालांकि खुलासा चल रहा है कितने गिरफ्तार हुए हैं या अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है, इसलिए कुछ नामों को अभी गोपनीय रखा जा रहा है। इसमें वो महिला भी है जिसके संबंध के बारे में चर्चा हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही है। तो मेन प्रॉपर्टी और इसके अलावा जो अवैध संबंध को लेकर के बात थी, उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी जो क्राइम की घटना है वो घूम रही है। जी ठीक है, यानी कि पूरे हत्याकांड को किसी साजिश के तहत, अच्छी खासी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। और लगातार इस बारे में विनोद आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कुल मिलाकर 5 शूटर्स, जो कि एसएसपी की तरफ से भी कहा गया, जो कि इस पूरी वारदात में संलिप्त थे, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि अभी तक इस बात का खुलासा हो पाया कि कितने आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए हैं? देखिए, अभी लगातार पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी पूरी तरह से शो नहीं की है पुलिस ने कि कितने लोग उनके हाथ लगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होना शेष है और कार्यवाही लगातार जारी है। तो इस वजह से पुलिस अभी बहुत ज्यादा कुछ खुलासा करने की स्थिति में है, लेकिन जो भी ठीक है, नजरें आप बनाए रखिएगा। विनोद, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। वहाँ पे इनका परिचय भी हुआ, सारी प्लानिंग भी वहीं पे हुई और किस किस प्रकार से किसकी भूमिका रहेगी, ये सारी चीजें वहाँ पे डिसाइड हुई। पूरे किरदार जितने हीरो हैं और पूरे किरदार आते जाते रहते थे, लेकिन घटना के 4 दिन पहले 100% ये लोग आते थे। पूरे किरदार यानी मेन एक्टर से लेके साइड एक्टर तक कौन कहां से गिरफ्तार? ये प्रेस विज्ञप्ति में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। जयनारायण त्रिपाठी को हमने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। कपिल त्रिपाठी को हमने लखनऊ एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया है। शूटर्स पकड़ाएंगे क्या? अभी ऑनगोइंग है। प्रेम श्रीवास को हमने ये थोड़ा प्रयागराज के पास पकड़ाया है, हाईवे पे। सुचित्रा त्रिपाठी को हमने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। इसकी दत्तक पुत्री सुचित्रा, ये कपिल त्रिपाठी की पत्नी है। सुचित्रा ही नाम लिखते हैं, सुचित्रा त्रिपाठी। प्रेस रिलीज में हमने इसीलिए इसी टाइप से ही लिखा है कि हर एक का रोल आप लोगों को स्पष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आरक्षण की, जिसको लेकर एक बड़ी जानकारी राजधानी रायपुर से। एक तरफ सियासत प्रदेश में लगातार चल रही है और दूसरी तरफ राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि अनुसुईया उइके संशोधन विधेयक को लेकर कल राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाली हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार से 10 बिंदुओं की जो जानकारी मांगी गई है, जैसे ही जवाब उस पर सामने आता है, मैं उस पर विचार जरूर करूंगी। हमेशा दिल्ली का रूटीन में रहता है हम लोगों का कि समय समय पर, ये मेरा 20 दिन पहले ही प्रस्तावित था कि मैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात करूंगी करके, और इसलिए मैं जा रही हूँ। आरक्षण विधेयक को लेकर कुछ बातचीत होगी क्या राष्ट्रपति? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जब मेरा जाने का हुआ था उस समय तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन इस बीच में ये परिस्थिति आई है और मैं इस विषय पर भी उनसे चर्चा करूंगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 दिसंबर को विधेयक लाया गया था, 18 दिसंबर को साइन हो जाना। देखिए, मैंने लीगल ओपिनियन से मैंने अपना 10 क्वेश्चन भेजा है और जैसे ही उनका जवाब आएगा उस पर मैं विचार करूंगी। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। आरक्षण को लेकर उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हमने 32%, 27%, 13% और 4% मिलाकर 76% कुल आरक्षण दिया है। आरक्षण को राजभवन से रोक दिया गया है। राज्यपाल ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और हम आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई और है। जाति जनजाति के जतका जनसंख्या है ओकर अनुरूप ओकर आरक्षण मिलना चाहिए और ओकरे अनुरूप 2011 के जो सेंसस है तेकर आधार पे हमारा 32% अनुसूचित जनजाति ला और 13% अनुसूचित जाति ले दे हैं। यदि अभी फिर से यदि सेंसस हो थे और हमारा अनुसूचित जाति के संख्या बढ़ा थे तो निश्चित रूप से 16 नहीं यदि 17% होते, 20% होते तो वोट को देवो, लेकिन सेंसस में आए वो आधार है। अगर कि बिना आधार के कोई फैसला करवो तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रोक लगाते। वैसे भी अभी देखा था तुम्हारा विधानसभा में पारित कर दे 32, 13, 27 और 4
ये 76% के विधानसभा में हम पारित करें, लेकिन राजभवन में रोके बैठे। 2 तारीख के प्रस्ताव है, आज 18 तारीख है, लेकिन अभी तक के राज्यपाल दस्तखत नहीं करा था। एक मतलब का है कि हम तो देना चाहता, लेकिन रुकैया कोई और है, ये आप लोग समझे लगी। तो एक तरफ सीएम भूपेश बघेल की बात आपने सुनी, साथ ही साथ आरक्षण को लेकर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को घेरा है। रविन्द्र चौबे ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा है कि राजभवन को सियासी अखाड़ा ना बनाए बीजेपी, और ये भी कहा है कि मामले को राजभवन में लंबित नहीं रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजभवन को किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। आने वाले अभी शीतकालीन हमारा सत्र है, अभी इस सत्र में क्या कुछ किया जा सकता है। उस सब के बावजूद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लंबे समय तक राजभवन में विधेयक लंबित नहीं रहना चाहिए। और अब भिलाई से बड़ी खबर। भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में डायरिया लगातार फैलता जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। 10 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। निगम ने लंबे समय बाद इस पूरे मामले पर सुध लिया। क्षेत्र में अब सफाई का काम जोरों पर, लेकिन लोगों का आरोप है कि अस्पताल में भी लोगों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। हो रहा था ऐसे आएंगे, झाड़ू मारेंगे, चल देंगे लोग, लेकिन पीछे का कभी साफ करेंगे बोलने से, नहीं तो नहीं करेंगे लोग। ये तो 30 साल हो गया इसका, तो अभी तक से इसका पाइपलाइन चेंज ही नहीं किए थे। बोर वाला पानी कितना बार भी बोले, लेकिन चेंज नहीं हुआ था, और अभी होगा करके बोले। हम देखिए अब फिर साफ सफाई चालू हुआ है, उसके बाद से फिर अभी हम लोग तो पानी फिल्टर पानी मंगाते, कई लोग इधर उधर बोर उर का पानी गर्म पानी करके उसके बाद पी रहे थे। जब बीमारी बढ़ता है तब दौड़ के आते हैं, फलाना ऐसे हो गया, ढिमकी वैसे हो गया। वोटिंग देने के टाइम होगा, बहनी हो, दीदी हो, फलाना हो, ढिमकी हो, वो दौड़ के आता है। जिस जगह में खड़ा हूँ ये सबसे अधिक डायरिया प्रभावित वाला क्षेत्र है। वार्ड क्रमांक 51 कहलाता है खुर्सीपार क्षेत्र का, जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी घनी बस्ती है यहाँ पर, और लंबे वक्त से लोग गंदा पानी पी रहे हैं। और यही वजह है कि करीब इस क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक लोग हैं जो डायरिया की चपेट में आ गए हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लोगों को यहाँ पर जो है जो उनको राहत मिली चाहिए थी वो राहत नहीं मिल पा रही है। अस्पताल भी जाते हैं तो उनको इलाज नहीं मिल पाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हॉस्पिटल में जाने से पहले तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एडमिट करवाते हैं, पर नर्स लोग जो हैं वो लोग देखभाल नहीं करते, और ऊपर से बोलते हैं हम लोग रिक्शा नहीं लेंगे, भगा देते हैं। बोलते हैं नहीं दुरुग रिफर करो, दुरुग रिफर करो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पेशेंट के जब घर वाले ही आएंगे तभी तो जाकर रिफर करोगे। वो छोटी सी 11 साल की बच्ची अपनी माँ को लेकर गई हुई है, उसको 11:30 बजे 12 बजे रात में उसको वहाँ से निकाल दी। वहाँ से जी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को कितना डर लगता है? बहुत सर, बहुत रो रहे थे, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनी। सर हम लोग को बहुत डर लगता है। हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हैं, मैडम लोग अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं हम लोग के साथ। बोलेंगे लो लेके जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाओ, और दवा अच्छे से, नहीं तो प्राइवेट लिखेंगे, उन लोग को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तब वो दवा देती हैं। खासकर उन लोग। देखिए लगातार इस तरह की समस्या यहाँ पर है। अब आप चूंकि विपक्ष में है, किस तरह से मुद्दा को उठाएंगे इसका? देखिए अभी डायरिया पे यहाँ पर दर्जनों बच्चे बीमार की अवस्था में, अब बड़े बुजुर्ग और बीमार हैं, सबको डायरिया, और इतनी गंदगी के साथ में इतना गंदा पानी इनको पीना पड़ रहा। मतलब जिंदगी और मौत के बीच ये जो जूझ रहे हैं, और इन लोगों को किसी प्रकार का देखा नहीं जा रहा, अनदेखा किया जा रहा और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इस बात को हमने सामान्य सभा में भी उठाया था, और हमने बीच में घेराव करके भी सफाई को लेके किया था। और अब इस तरह की जिंदगी मौत के बीच आएगी बात, तो अब इस चीज़ों को रख के फिर से दबाव बनाया जाएगा, प्रेशर बनाया जाएगा और काम को किया जाएगा। नहीं करते हैं तो जिंदगी मौत के बीच है, फिर जो होगा तो होगा। जी तो देखिए लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। जिस तरह से कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत का कोई हल नहीं निकला और स्थिति जस की तस हो गई। अभी दिखावे के लिए फिर से काम चालू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रभावित हो रहे हैं उनको सही पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि यदि जल्द ही इसको लोगों में राहत नहीं मिल पाती है, लोगों को राहत नहीं दी जाती है, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। आगे बढ़ते बात करेंगे बिलासपुर की बड़ी जानकारी। ड्राई डे के दिन शराब की अवैध बिक्री देखने को मिली है। ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। टिकरापारा खटीक से युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस को जब्त शराब की कीमत 83,000 रुपए है। कोतवाली पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खटीक मोहल्ले में विवेक खटीक ड्राई डे पर भारी मात्रा में शराब लेकर आया है, और ड्राई डे में शराब की बिक्री करने वाला है दुगने रेट में।
मुखबिर की सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, जिनसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त हुए और थाना कोतवाली से टीम तैयार की गई और रेड कार्रवाई की गई, जो विवेक खटी के घर से करीब 152 लीटर अंग्रेजी एवं देसी शराब बरामद की गई है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर नारायणपुर से, जहां के ब्रिहबेड़ा गांव में रहने वाले माड़िया जनजाति के लोग पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। गांव के लोग फिलहाल जंगल में सड़क किनारे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। उनका आरोप है कि कल पुलिस वालों ने यहां पर कैंप लगाया था, उसके बाद से पुलिस और माड़िया आदिवासियों के बीच तनाव की स्थिति है और इसलिए गाँव वाले लगातार इस कैंप का विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 1 तारीख से बैठे हुए हैं और हमारे इस आंदोलन में बैठने का कारण जो हमारी सरकार जो हमारी मांगे हैं उसको अनसुनी या अनदेखी करके हमें यह आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार तो कह रही है कि माओवादियों की इशारे पे ये सब हो रहा है करके। नहीं, हमारे आंदोलन में उनका कोई हाथ नहीं है। हमारे इस आंदोलन में सिर्फ हमारे आदिवासी भाई जब भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जागृत हो गए हैं। जो पेशा कानून अधिनियम 2022 बना उसमें हमारे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और 32% आरक्षण जो हमको मिल रहा था उसको कम करके हमको 32% आरक्षण ही अभी दे रहा है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां घर में लूटपाट और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामानुजगंज पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 5000 रुपए कैश, मोटरसाइकिल को जब्त किया है। सभी आरोपी नशे में धुत मिले हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। निशांत चौबे, सत्यजीत सिंह उर्फ मोनू, विश्वजीत, प्रवीण सिंह, शुभम तिवारी, एक अन्य है गोलू गुप्ता, जिसमें से 6 आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है और उनके निशानदेही से 5000 रुपये जो लूट के रकम है वो बरामद किए गए हैं। और अब खबर सुकमा से है, जहां नक्सली मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवान न सिर्फ आदिवासी ग्रामीणों को सुरक्षित महसूस करवा रहे हैं बल्कि बखूबी उनकी मदद भी कर रहे हैं। सुकमा के पोटकपल्ली गांव में गर्भवती महिला को अचानक से प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद जवानों ने गर्भवती महिला का पहले डॉक्टर से प्राथमिक उपचार करवाया और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाकर वहां पर भी इलाज करवाया। इधर अंबिकापुर में पुलिस जवानों के वॉकथॉन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हाय रे सरगुजा नाचे गाने पर जमकर थिरके। महिलाओं में भी जागरूकता लाने के लिए सरगुजा पुलिस का एक कार्यक्रम बेहद ही सफल सिद्ध हो रहा है और ये तस्वीरें इस कार्यक्रम से और छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों को बड़े पर्दे पर दिखाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार के फिल्म पॉलिसी सलाहकार गौरव द्विवेदी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर से मुंबई में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस को राज्य के गमछा भी भेंट किया है और छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। और अब 25 सेकंड में खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, आरक्षण को राजभवन से रोक दिया गया, राज्यपाल ने अब तक दस्तखत नहीं किए। धमतरी नगरी रोड पर बहुत दर्दनाक हादसा, यात्री बस और कार में टक्कर, कार सवार महिला का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरा।